आइए, आज करंट जीके में हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे और ये पता करने का प्रयास करेंगे कि इनका एग्ज़ाम के साथ क्या संबंध है। छोटी मोटी विस्तारित सब खबरें करेंगे अपने। चलिए, आप जानते हो हमारी 3 सेनाएं हैं। थल सेना है, नौसेना है, वायु सेना है। इसमें से जो थल सेना है, इसकी जो पूर्वी कमान है, इसका मुख्यालय है कोलकाता में और उस मुख्यालय का नाम है फोर्ट विलियम। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, विशेष रूप से आधुनिक भारत, तब फोर्ट विलियम का नाम आता है। अब उसका नाम बदलकर एक विजय नाम से किया गया है। ठीक है ना? तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, फोर्ट विलियम। ठीक है ना? इसका नाम क्या कर दिया गया है? विजय। समझ में आई मेरी बात सारी? आइए लिखिए, भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय ये है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम ये पड़ता है आपका कोलकाता में और ये किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। क्लियर? तो पहले इसका नाम क्या था? विलियम। ठीक है ना? फोर्ट तो दुर्ग का नाम होता है। अब विलियम के स्थान पर इसका नाम कर दिया गया है विजय। ठीक है, आप फोर्ट विजय भी कह सकते हो, विजय दुर्ग भी कह सकते हो। मतलब जो ब्रिटिश उपनिवेश के जो चिन्ह थे, जो हमें यह याद दिलाते थे कि कभी हम ब्रिटेन के गुलाम थे, उनको धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है। किसी भी रूप में आप देख सकते हो इसको, अन्य स्थितियों में भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे राष्ट्रपति भवन में एक मुगल गार्डन हुआ करता था, हालांकि इसका संबंध मुगलों से है, उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया और ये एग्जाम में आ चुका है। अब जो नई बात है वो ये है कि इसका नाम बदलकर फोर्ट विजय, या आप कह सकते हो विजय दुर्ग कर दिया गया है। ध्यान रखें, ये कुछ होमवर्क भी दूंगा मैं आपको, तो तैयार रहें। ये जो भारतीय थल सेना है, यदि मैं यहां पर एक दिवस की बात करूं, सेना दिवस, ये खूब पूछा जाता है 15 जनवरी को। हालांकि वायुसेना दिवस भी होता है, नौसेना दिवस भी होता है, आप चाहो तो इसको भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं थल सेना दिवस की, 15 जनवरी को। ये इन दोनों से ज़्यादा पूछा जाता है। एक आपको कमी पूर्ति ये करनी है, थल सेना अध्यक्ष कौन है, ये आपके लिए होमवर्क है। अभी कुछ बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। थल सेना अध्यक्ष कौन है, इसको आपने देखना है, फिर यहाँ लिखना है। मान के चलना, यही चीज़ें आपको आगे लेके जाएगी। कैपेसिटी बिल्डिंग बोलते हैं इसको। आइए, ये जो कोलकाता है, ठीक है ना, इसका भी नाम कभी क्या है? कलकत्ता हुआ करता था, इसका नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया। इसका जो निक नेम है, इसे कहते हैं पूर्व का लंदन। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एक तरीके से आपका ये स्टैटिक जीके होता है। ये हुगली नदी के किनारे है। आप जानते हो कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हुगली नदी कहते हैं, और ये जो कोलकाता है, इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया।
चले? होगी बात सारी? आओ, एक सम्मेलन हुआ है भारत के संबंध में, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। 8वां मतलब इससे पहले 7 हो चुके हैं, तो हमें इस सम्मेलन के बारे में जानना पड़ेगा। आइए हेडिंग डाल दीजिए, हिंद महासागर सम्मेलन। हिंद महासागर सम्मेलन। नाम से ही पता लग रहा है। आप बताओ, हम इसका आयोजन क्यों करना चाहेंगे? क्यों करना चाहेंगे हिंद महासागर का आयोजन, सम्मेलन का? ओबियसली बात है, इस महासागर की सुरक्षा से संबंधित है। इससे जो देश जुड़े हुए हैं उन देशों से आपसी सहयोग की उम्मीद है। अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि बांग्लादेश के जो अंतरिम प्रधानमंत्री है या जो अंतरिम सरकार के जो हेड है मोहम्मद यूनुस, इसने कहा है कि बांग्लादेश के साथ साथ लगा हुआ जो महासागर है उस पर एकमात्र बांग्लादेश का अधिकार है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें विवादित हो जाती है, डिस्प्यूटेड हो जाती है। तो इन्हीं विवादों से निपटने के लिए, एक दूसरे के सहयोग को बढ़ाने के लिए, कोई अन्य देश इस पर अपना प्रभाव ना बढ़ाने लगे, साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण ना करने लगे जैसे चाइना, समझे ना, इससे बचने के लिए सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो इसमें एक लिख दीजिए, उद्देश्य सुरक्षा व सहयोग, मतलब हिंद महासागर के संबंध में सुरक्षा व सहयोग। चलिए, ये जो पहला सम्मेलन हुआ था ये 2016 के अंदर हुआ था, ध्यान रखें, और स्थान था सिंगापुर। चले, आइए अब आप देखिए, और कहाँ हुए, कैसे हुए, उसको जानने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो 8वां सम्मेलन हुआ है ये हुआ है आपका फरवरी 2025 में। स्थान है मस्कट, ओमान की राजधानी है ये। मस्कट ओमान की राजधानी है ये। ठीक है, इंडिया फाउंडेशन में इसका योगदान रहा, इस कारण से ये महत्वपूर्ण बन जाता है। क्लियर? आइए अब देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही तरीके से पढ़नी है इसको, नहीं तो गड़बड़ी कर बैठोगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन आ गया ये कि पहला सम्मेलन कब हुआ था या लेटेस्ट, जहाँ तक मैं मानता हूँ ये वाला पोर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर? लेकिन फिर भी आपको इस रूप में इसको नहीं देखना है। देखो, ये वर्ल्ड का मैप है, आगे और भी स्थितियों में ये काम आएगा। ये रहा, ठीक है ना? इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप इसके साथ न्याय कर पाओगे, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। ध्यान रखना। कैसे?
हिंद महासागर कहाँ है? इंडियन ओशन ये रहा। तो यहाँ से लेकर ये इसकी स्थिति है, तो कुछ न कुछ आभास हमें ये अंग्रेजी वर्णमाला के एम अक्षर से करवाता है। समझे ना बात को? अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इस साइड में जाओगे तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर आ जाएगा, और ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए ये अटलांटिक महासागर आ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन है, इसका मतलब इसके आसपास जो देश होंगे या इसकी सीमा को जो स्पर्श करेंगे वही इसकी अध्यक्षता वगैरह सम्मेलन आयोजित वहीं पर होगा। तो जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ, तो सिंगापुर कहाँ पड़ता है? यहाँ मलेशिया के नीचे, यहाँ पर इसका हुआ। ठीक, ओमान में हुआ, ये यहाँ पर पड़ता है आपका इस साइड में। तो ये जो आप देख रहे हो ये कुवैत, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो हिंद महासागर है यहाँ तक चला जाता है। हालांकि हिंद महासागर की जब हम बात करते हैं तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दो पोर्शन होते हैं इसके। तो इसको मैप में जाके देखें। मैं फ़िलहाल आपको ये एक बात बताने जा रहा हूँ कि ये जो हिंद महासागर है इसकी जो आकृति होती है ये एम के आकार की होती है, एम के आकार की होती है। एक चीज और ऐड कीजिए इसके अंदर, इसकी थीम, 8वें सम्मेलन की थीम क्या रही? नए क्षितिज की यात्राएं कर दो इसको, ये इसकी थीम रही थी। चले आइए, एक बीबीसी है, इसका संबंध खेल से है, और ये क्या करता है? सर्वश्रेष्ठ की घोषणा करता है। तो मनु भाकर, आप जानते हो मनु भाकर, जिनको खेल रत्न भी मिला है 2024 में, तो उनको क्या है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया है वर्ष 2024 की। तो बात करते हैं, आइए। लिखिए, बीबीसी के अनुसार, बीबीसी के अनुसार वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी, ये शानदार क्वेश्चन है, मेरी नज़र में इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। मनु भाकर, ये नाम कोई ऐसा नहीं है कि हम इसको ना जान पाए। आप जानते हो कि पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक जीते थे। किसी ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। मैं चाहूंगा कि ये लाइन लिखो, किसी ओलंपिक में, कौन सा है? पेरिस। किसी ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी।
आप जानते हो इसका संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से। ये हरियाणा से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित। ठीक है, तो 4 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आपको क्या करना है, मैंने मनु भाकर जी का नाम लिखा दिया है, अन्य के नाम आपको लिखने हैं। लिख लोगे? करवाया हुआ है आपको ये खेल रत्न पुरस्कार। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। मैंने ये नया ट्रेंड चालू किया है ताकि आपको मैं शामिल कर सकूं, और जिस दिन आप शामिल हो गए ना, फिर मान के चलना जीत पक्की है। तो ये ध्यान रखना, ये काम दूंगा मैं आपको साथ साथ। चले, आइए। देखिए, इस तरह का पहला सम्मान ये किसको मिला था? तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। इस तरह का पहला सम्मान जो मिला था ये 2019 में मिला था पीवी सिंधु को। इसके बारे में भी सभी जानते हो, बैडमिंटन स्टार है। खेल और खिलाड़ी, ये हमेशा ध्यान रखना, खेल और खिलाड़ी, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। यदि मैं एक नाम लिखाऊं, जैसे 2020 में ये जो सम्मान मिला था कोनेरू हम्पी को, कौन बताएगा कि कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल के साथ है? ऐसे बनते हैं आपके क्वेश्चन, चीजों को पकड़ने का प्रयास किया करें। चेस से, बिल्कुल सही है, लिख दीजिए शतरंज। और जो नाम अजीब से होते हैं ना, उनका तो पूरा ध्यान रखा करें आप सारे। एक नाम और बता देता हूं, 2022 मीराबाई चानू, ये नाम भी कंफ्यूजिंग करने वाला है। भारोत्तोलन, ठीक है ना, वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग 2023 में यह किसी को नहीं मिला था, और 2024 में मनु भाकर को मिला है। मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी। चले, आइए खेल को ही आगे बढ़ाते हैं हम। 2 क्वेश्चन होते हैं, पुराने पेपर देखोगे तो वो खूब मिलते हैं, रिपीट होते हैं वो। ठीक है, उन 2 क्वेश्चन का आप ध्यान रख लेना। ठीक है, मैं 1-2 और बता दूंगा, लेकिन ज़्यादा आवश्यकता नहीं है आपको उसकी। ठीक है, आते जरूर है वो। आइए, लिखिए बीसीसीआई के चयन पुरस्कार 2025। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई आप जानते ही हो। तो इसका संबंध किससे होगा? क्रिकेट से। समझे? 2 पुरस्कारों का विशेष रूप से आपने ध्यान में देना है। 2025 के लिए जो लाइफ टाइम
अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, ये मिला है सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को। मेरी नज़र में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आपके ये जरूर आएगा, विश्वास करें। चले, कई बार क्या होता है, ध्यान से समझना, इसको इस रूप में भी पूछा गया है, पुराने पेपर उठा के देखिए आप। इसको क्या है, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, कर्नल सीके नायडू अवार्ड, ये किसको दिया गया? तो कर्नल सीके नायडू अवार्ड क्या है? यही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर, ये जो अवार्ड मिला है, ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को मिला है ये। क्लियर? लेकिन यहां आपको फिर मैं सचेत करूंगा, इसको ऐसे पूछा जाता है, ये नाम जरूर आपने सुना होगा, पोली उमरीगर, पोली उमरीगर पुरस्कार, ये नाम ज़्यादा देते हैं। पुराने पेपर देखोगे तो आपको ये नाम ज़्यादा मिलेगा कि पोली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, सीके नायडू ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया, ऐसे बनता है ये। ठीक है ना? आइए, तो ये तो मेल के संबंध में हो गया। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर, ये फीमेल के संबंध में बता रहा हूं। अब ये जो मिला है, ये है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना, इनको मिला है ये। अब इसका वैसे कोई नाम नहीं है भाई, और बहुत सारे हैं, उनको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। इन तीन के आसपास ही आपका क्वेश्चन रहेगा, और तीन के अलावा भी यदि मैं कहूँ तो इन दोनों का। लेकिन ये जो पूछा जाएगा, पोली उमरीगर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, सीके नायडू ट्रॉफी से या पुरस्कार से, अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ये ऐसे बनता है ये क्वेश्चन। ठीक है? चले, आइए। अब मैं थोड़ा सा बड़ा टॉपिक लेके चल रहा हूँ, लेकिन उसका संबंध खेल के साथ ही है। कुछ चीज़ें मैंने बता भी दी थी आपको, और इससे संबंधित आरएस में भी एक क्वेश्चन आया था, लेकिन उसके रूप को बाद में बदल दिया गया था। मैंने करंट जीके में आपको पहले भी करवाया था जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है ना? ये है हमारे राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय खेल, ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है बेटा, किंतु परंतु नहीं है। आरएएस का जो एग्जाम हुआ था 2 फरवरी 2025 को, उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन आ गए। ये तो नया प्रूव है, और पुराना प्रूव ये है, जब पुराने सालों के पेपर देखोगे तो इस पे से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना? तो पूरा ध्यान से पढ़ना इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए।
ये जो राष्ट्रीय खेल है इनका जो प्रारंभ हुआ था 1924 में, 1924 में इनका प्रारंभ हुआ था। स्थान है लाहौर। लाहौर में हुआ था ये 1924 में। क्लियर? आइए इसमें लिखो, ये 2 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। ये ना सामान्यतः, कई बार जैसे कोरोना जैसा कोई सिस्टम आ जाता है तो एक अलग बात है, लेकिन कहीं वही जाएगी कि 2 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। कोई बीच में डिस्टरबेंस आ जाता है तो वो मायने नहीं रखता है। यहां पर एक लाइन लिख दीजिए आप सारी, ये महत्वपूर्ण है, लिखिए 1924 से 1938 तक नाम, इसका नाम था इंडियन ओलंपिक गेम्स। मतलब इन राष्ट्रीय खेलों को इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था। जैसे लिख रहा हूं वैसे लिख दीजिए। क्लियर? राष्ट्रीय खेल आ गया। 1985 से ये आधुनिक ओलंपिक गेम्स की तरह इस्तेमाल होने लगे। बस इतना सा जान लीजिए, इसको काफ़ी है, ये इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है लेटेस्ट। ठीक है ना? लेटेस्ट ये है 38वें राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल। चलिए लिख दीजिए आयोजन। जनवरी से फरवरी 2025। अब आप समझ गए होंगे कि आरएएस में ये क्वेश्चन क्यों आया था। ठीक है ना? 2 फरवरी को एग्जाम था। चलिए, स्थान है उत्तराखंड। चले, अब इसमें क्या है, एक तो इसका आदर्श वाक्य क्या था। एक तरीके से आप इसको थीम भी कह सकते हो, ध्यान रखना, आदर्श वाक्य थीम कह सकते हो। थीम ना कहो, एक शब्द और इंग्लिश में बता देता हूं, मोटो। मोटो भी आप इसको कह सकते हो। बाई चांस कोई कह दे मोटो क्या था, ठीक है ना? इसका मोटो है संकल्प से शिखर तक। संकल्प से शिखर तक, ये इसका मोटो था। चले, आइए अब ये बात आती है, इसका शुभंकर क्या था। मोस्कट, शुभंकर, ये बहुत बार आता है भाई। मतलब इस संबंध में क्वेश्चन कह रहा हूं, बहुत बार का मतलब मेरा है इस संबंध में। ये पूछ लेते हैं कि इसका जो शुभंकर था वो क्या था। आइए, इसका शुभंकर है मोली। मोली के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है ना भाई। मोली क्या है, बाई चांस कोई चीजें पूछ ले आपसे, इसमें लिख दीजिए, मोली के अंदर लिखो, यह उत्तराखंड का राज्य पक्षी है।
यह उत्तराखंड का राज्य पक्षी है जिसे मोनाल के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड का राज्य पक्षी है जिसे मोनाल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अब हो सकता है आपसे ये ना पूछे, आपसे सीधा पूछ ले उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है, मोली या मोनाल। ठीक है, सामान्य भाषा में इसको मोली कहते हैं, ऑफिशियल में मोनाल है। ये एसएससी में आपके इस टाइप के कई क्वेश्चन आते हैं। आइए, फिर जो मसाल जलाते हैं उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। मसाल का नाम है तेजस्विनी। तेजस्विनी। चले, आइए। खिलाड़ियों को शपथ किसने दिलाई थी? इसमें खिलाड़ियों को जो शपथ दिलाई थी ये लक्ष्य सेन ने दिलाई थी। अब ये लक्ष्य सेन भी खिलाड़ी है। इसका संबंध किस खेल के साथ है? बैडमिंटन। ठीक है ना, बैडमिंटन से संबंधित है ये। चले, आइए। अब इसमें खेल कितने थे, कितने खेल शामिल किए गए? पहले इसमें 38 थे, लेकिन जब इसको खेला गया तो इसमें 35 खेल शामिल थे। ठीक है ना, ध्यान रखना ये। तो जब आरएस में जब क्वेश्चन आया था वो खेलों पे ही आया था, उसमें 38 ही दे रखे थे, वो सही था। ठीक है ना, लेकिन बाद में कुछ चेंजेस हुए तो 35 हो, वो तो बाद की बात होगी। ठीक है ना, तो उसमें उसको तो गलत कर नहीं सकते क्योंकि वो तो उस टाइम की बात कर रहा था। ठीक, चलिए। टीम, टीम, इस पर थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दें। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 28 + 8 + 1 कितने हो गए? 37। ठीक है, जानबूझकर बता रहा हूं आपको मैं इस तरीके से। इसका कारण है क्योंकि देखो यहीं पर एग्जामिनर का ध्यान जाता है, कितनी टीमों ने भाग लिया। तो ये तो आपके क्या हो गए? स्टेट हो गए, राज्य हो गए। ये क्या हो गई? ये आपके यूनियन टेरिटरी हो गए। इतना ही है। ये जो एक है ये अलग से होती है, अलग ही टीम होती है, इसका नाम है सेना। सेना के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है ना, सेना, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इसको ऐसे भी लिखते हैं। चले, आइए। अब मेरी बात को ध्यान से चीज़ों को देखना है आपने, और इसी तरीके से आगे आपने तैयारी करनी है। मैं बात करने जा रहा हूं परिणाम, रिजल्ट क्या रहा। पहले नंबर पर जो रहा ये थी सेना, पहले नंबर पर सेना। क्लियर? अब सेना ने जो कुल पदक जीते थे ये 121 पदक। हालांकि बहुत कम चांस है कि आपसे ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत कम चांस है। आपसे तो यही पूछा जाएगा कि पहली रैंक किसको प्राप्त हुई है, विजेता कौन रही? सेना। ठीक है ना, पदक वगैरह पूछने के चांस बहुत ना के बराबर, फिर भी पूछे तो आपके सामने।
दूसरे नंबर पर जो रहा महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर हरियाणा। तीसरे नंबर पर हरियाणा। ये तीन नाम आपको पता होने चाहिए, तभी पार पड़ेगी जी। क्लियर? लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से समझें, राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं उसमें फिर क्या करता है, ये राजस्थान को टच करके पूछता है आपसे। आपसे कहेगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। ऐसे आ चुके हैं, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान रखना। तो महत्वपूर्ण जो खेल होते हैं उनमें ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें जो राजस्थान को जो स्थान मिला, ये मिला 15वां स्थान मिला। अब यहां पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुल पदक कितने मिले राजस्थान को। ये राजस्थान के बच्चों के लिए है, इंडिया लेवल के जीके पर ये नहीं पूछा जाएगा। ये मिले 43। नौ 11 23, समझ गए? 9 क्या है? गोल्ड है। 11 क्या है? सिल्वर है। और ये ब्रॉन्ज है, कांस्य। चले, अब ये जो 38वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, इसमें लिखिए, ये तो पदकों की बात हो गई। अब मैं सम्मान की बात करूंगा, ऑनर। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन रहा इन खेलों में, 38वें राष्ट्रीय खेलों में? और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन सी रही? इसमें जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी रहा, ये थे श्री हरि नटराजन। अभी अलग टाइप के नाम होते हैं, ध्यान रखना है आपको। श्री हरि नटराजन, श्री हरि नटराजन। आइए, और जो महिला है ये है धीनिधि देशंदु, नाम अलग सा ही है इसका, धीनिधि लिख देता हूं मैं, धीनिधि देशंधु। इन दोनों में जो कॉमन है वो ये बात है कि दोनों ही कर्नाटक से संबंधित है। दोनों का संबंध ही कर्नाटक से है ये। और दोनों के बीच में एक कॉमन बात और है, जो कि आपके, हालांकि किस स्टेट से संबंधित है इसके चांस कम होते हैं, खेल और खिलाड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दोनों का संबंध ही तैराकी से है। दोनों ही कर्नाटक के हैं और दोनों का संबंध ही तैराकी से है। ठीक है ना? शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है ना? आइए जी, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं
कि आगामी राष्ट्रीय खेल कब होंगे। बताइए, अब जब 2025 में हुए हैं, 2 वर्ष के अंतराल पर होते हैं, 2027 में होंगे। तो 2027 में ध्यान रखें, इसकी जो मेजबानी करेगा मेघालय, मेघालय इसकी मेजबानी करेगा। चले, आइए, क्या मेरी बात आप समझ चुके हो? खेल के संबंध में सारी बातें हो गई। चलो, अब कुछ छोटी बात कर लेते हैं। कंप्लीट हो गए हैं राष्ट्रीय खेल। मित्रा, बेटा इसको लगा दीजिए मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं कारण भी बता दूंगा कि ये क्यों आएगा। मित्रा, पहले तो इसका पूरा नाम लिखो ताकि आप चीजों को समझ सको। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग। एक एक शब्द को पढ़ो। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंस, रिट्राइवल असिस्टेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट। क्या म्यूचुअल फंड को जानते हो? म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब बीच का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग, ठीक है। म्यूचुअल फंड में जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको ट्रेस करने से संबंधित है ये, मतलब आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, सेबी का एक नया प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर? म्यूचुअल फंड क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूं, वैसे आप जानते ही होंगे। आप जो इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया किसी कंपनी पर, मतलब मान लीजिए आपने राकेश मेहरा जीके क्लासेस के शेयर खरीदे, ठीक है ना, लेकिन उसके बीच में एक नया है जो आपको बताएगा कि इसके शेयर खरीदो, ठीक है ना, बीच का वो है। आपने पैसा लगा दिया, अब आप निश्चिंत हो गए। पैसा किस कंपनी पर लगाना है ये कोई और ही तय करेगा। ये म्यूचुअल फंड होता है, क्योंकि आपको इसकी जानकारी नहीं है। क्लियर? आइए, काम की बात यही है कि ये सेबी का एक नया प्लेटफॉर्म है। ये सेबी, मुझे नहीं लगता कि आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। अब आपको एक काम और करना है, मैं देखो बताने वाला हूं, करना न करना आप पे डिपेंड करता है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना, उस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन यदि आप करने लग गए तो मान के चलना अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में होगा, और करना आज ही है। आपने कह दिया मैं कल कर लूंगा, फिर नहीं होगा। जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स के अंदर सेबी कराया हुआ है, करवाया है ना इकोनॉमिक्स के अंदर, वहां पे जाके कहीं भी इसको ऐड कर दो, पूरा मत लिखो चाहे, बस सेबी का एक आगे नया प्लेटफॉर्म, सेबी के आगे तीर मारकर नया प्लेटफॉर्म मित्रा, ठीक है, फुल फॉर्म लिख दो। या तो पूरा नाम पूछेगा आपसे, ज्यादा चांस जो है वो इसके हैं कि सेबी का संबंध किससे है, ठीक है, तो वो दे देगा उत्पादन, निवेश, तो इसका संबंध किससे है, निवेश से है। या सेबी से मित्रा किस संस्था का एक नया प्लेटफॉर्म है,
वर्ल्ड बैंक, सेबी, आईएमएफ, ठीक है, नाबार्ड, ऐसे दे देगा, समझे ना। तो ये वहां जाके आप ऐड करो। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चले, आइए, नॉर्मल चीज़ें हैं। यदि मैं कहूँ इसकी स्थापना 1988 में, ये सब चीज़ें आपको कराई हुई हैं, लेकिन इसको जो लीगल स्टेटस प्राप्त हुआ था, मतलब जुर्माना लगाने का अधिकार इसको दिया गया, वो दिया गया था 1992 में। कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि सर 1992 में स्थापना हुई थी कि 88 में। तो स्थापना तो 88 में ही हुई थी, लेकिन इसको जो लीगल स्टेटस दिया गया था वो 1992 में दिया गया था, मतलब इसको जुर्माना लगाने का, सजा देने का अधिकार दिया गया। इसका जो हेड ऑफिस है ये है आपका मुंबई, मुंबई। और इसके अध्यक्ष कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, बताइए। तुहिन कांता पांडे। इन्होंने माधवीपुरी बुच का स्थान लिया है। याद आ रहा है कुछ? ये माधवीपुरी बुच कितनी चर्चा में रही थी, कल डिसीजन के कारण जो विपक्ष था उसके मुद्दों पर हावी रही थी ये माधवीपुरी बुच, किसको कैसे किया गया, याद कीजिए। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर एक ये भी है, ये है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य काम है शेयर बाजार का नियंत्रण व मान्यता। कमोडिटी एक्सचेंज के रूप में भी यह काम करता है। जिंस बाजार मैंने आपको बताया हुआ है। पेट्रोलियम के संबंध में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, सोने के संबंध में, गोल्ड के संबंध में बुलियन, मैंने बताया था ना आपको, बुलियन दुबई के अंदर है ये, गोल्ड से संबंध में। तो ये चीज़ें आपको बताई हुई है, तो मैंने एक रफली तरीके से आपको बता दिया। जो भी चीज़ें आपके सेट हो इसको आप लिख लीजिए। चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार।
आपदा प्रबंधन पुरस्कार। इसका जो प्रारंभ हुआ था 2019 में, ठीक है ना। 2019 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, इनका जो जन्मदिन है ये 23 जनवरी को मनाया जाता है और बकायदा इसको भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक बातें हैं। 2019 में किया गया था इसका प्रारंभ। ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है। आपदा प्रबंधन तो आप समझते हो ना, डिजास्टर मैनेजमेंट 2 श्रेणियों में दिया जाता है। एक तो दिया जाता है ये संस्थागत श्रेणी, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, संस्थागत श्रेणी में दिया जाता है। एक दिया जाता है ये व्यक्तिगत श्रेणी में, संस्थागत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी। संस्थागत श्रेणी में जो इनको पुरस्कार में राशि मिलती है 51 लाख रुपए। इसमें जो राशि मिलती है ये मिलती है 5 लाख रुपए। बस अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, व्यक्तिगत श्रेणी में 2025 के लिए अभी नहीं मिला है, ठीक है। संस्थागत श्रेणी में 2025 के लिए किसको मिला है, इसको टिक कर लीजिए, इसको टिक कर लीजिए। ये मिला है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इनकोइस, इनकोइस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। ये ना पूछे तो आपसे ये पूछ लेंगे कि ये कहाँ पर है, समझे ना। तो ये है आपका हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद। बताइए हैदराबाद अब कहाँ पर, किस राज्य के तहत आता है? तेलंगाना में आता है, ठीक है ना, गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी। पहले क्या है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी थी, लेकिन 2 जून 2024 से आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी बना दी है, उसका नाम है अमरावती। और एक इस पर एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है, ये मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद का निकनेम बताएगा कोई? निकनेम बिरयानी का शहर। बिरयानी समझते हो? हैदराबादी बिरयानी यहां पर बहुत अच्छी बनती है। आइए एक छोटी सी बात और लिख दीजिए, लिखिए 23वां दिव्य मेला, 23वां दिव्य कला मेला, ऐसे लिखो, दिव्य कला मेला 23वां। ये लेटेस्ट में आप ध्यान रखो, मतलब भारत में जो भी दिव्यांग
कारीगर है, उद्योगपति है, उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उनका प्रदर्शन इस मेले में किया जाता है। तो इसमें लिख दीजिए, भारत के दिव्यांग कारीगर व उद्योगपतियों के द्वारा बनाए गए उत्पादों व शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। इसका जो आयोजन हुआ था लिख दीजिए। वैसे तो दो 2022 से इसका किया जा रहा है, जनवरी 2025 में इसका आयोजन हुआ। केंद्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा। आजकल ये मंत्रालय भी बहुत पूछने लग गए। केंद्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा। और ये जो स्थान है ये वडोदरा। चले, नेक्स्ट लिखिए। 1901 के बाद, छोटा सा पॉइंट है, 1901 के बाद भारत में अब तक का सबसे गर्म वर्ष 2024। सबसे गर्म वर्ष 2024 रहा है। ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान दे देना, बाई चांस कोई इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए। 2025 में भी गर्मी बहुत पड़ेगी। एक जो हीट वेव है, हीट वेव, इससे काफ़ी लोग मारे गए। ठीक है ना? हीट वेव से जो लोग मरते हैं उसे कहा जाता है हीट स्ट्रोक। ठीक है ना? वो बढ़ जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बकायदा संसदीय समिति ने, भारत की जो संसदीय समिति है, उसने ये सिफारिश की है कि हीट वेव को आपदा में जोड़ा जाए। मतलब ये डिजास्टर है, जैसे भूकंप एक डिजास्टर है, बाढ़ एक डिजास्टर है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आज के दिन, आज के टाइम, हो सकता है आने वाले समय में उसको कर लें, हीट वेव जो है डिजास्टर में नहीं आता है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा डिजास्टर में नहीं है, तो हीट वेव। ठीक है, लेकिन आप मान के चलिए इसको थोड़े समय में कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे मृत्यु भी काफ़ी होने लग गई है। बस आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, कि जो हीट वेव है मतलब गर्म हवाएं, ठीक है ना, जो लू वगैरह होती है, इसको क्या है अब आपदा में शामिल किया जा रहा है, डिजास्टर में शामिल किया जाएगा। कब करेंगे पता नहीं, क्योंकि संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसको भी शामिल किया जाए। इसका मतलब अभी तक किया नहीं है। ठीक है, चलिए जी, आज हम इतनी ही बात करेंगे।